नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। कहा जाता है कि भारत की आबादी 150 करोड़ है। इसका तो प्रमाणिक पुख्ता प्रमाण तो कहीं किसी के पास नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि भारत की आबादी 150 करोड़ है। तो 150 करोड़ की आबादी भारत की दो सत्ता के बीच में बटी हुई है या दो सत्ता एक साथ एग्जिस्ट करती है। पहली सत्ता भारत की वह सत्ता है जिसे आज भाजपा के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी संचालित कर रहे हैं। वहीं दूसरी सत्ता वह है जो सीपीआई माओवादी के नेतृत्व में जनता सरकार की सत्ता है। दोनों सत्ताएं अपने अपने बहुत सारे उत्सव के दिन याद रखती है, जिसमें कि भारत सरकार के लिए 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे दो दिवस महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो वहीं सीपीआई माओवादी के लिए भी कई सारे तिथि हैं जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसमें सबसे प्रमुख तिथि होता है शहीदी सप्ताह। शहीदी सप्ताह 28 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक का वक्त होता है, जो एक सप्ताह का माना जाता है। और इसमें पीछे जो कहानी है वो कहानी यही है कि माओवादी की जो दो बड़े नेता हुए थे, चारू मजूमदार और कन्हैया चटर्जी, चारू मजूमदार की शहादत या उनकी हत्या 28 जुलाई को ही इस भारत सरकार ने थाने के लॉकअप में कर दिया था। इसलिए उनके याद में ये जो है 28 जुलाई से मनाते हैं शहीदी सप्ताह। अब सप्ताह क्यों मनाते हैं, यह भी बड़ा सवाल है। अगर एक ही दिन, जो माओवादी से जानकार सूत्र हैं वो बताते हैं कि अगर पूरे भारत में एक ही दिन माओवादी शहीदी सप्ताह मनावे अगर, या शहीद दिवस मनाते हैं 28 जुलाई को ही अगर, तो संभावना इस बात की अधिक होती है कि माओवादियों पर भारत सरकार कभी भी हमला कर सकती है और उसका बड़ा नुकसान वो कर सकती है। इसीलिए माओवादी ने तय किया है कि पूरे देश में एक दिन न मनाकर इसको एक शहीदी सप्ताह बना दिया जाए, जिस कारण की 7 दिन का वक्त मिल जाता है इनको है। कहीं आज मनाते हैं, कहीं कल मनाते हैं, कहीं परसों मनाते हैं, और इस तरह से एक सप्ताह का वक्त ये निर्धारित करते हैं कि सीपीआई माओवादी अपने शहीदों को, जो कि एक साल दरमियान शहीद होते हैं या मारे जाते हैं, चाहे वो पुलिस के साथ इनकाउंटर में मारे जाएं या फिर बीमारी से मर जाएं या फिर किसी भी हालात में उनकी अगर मृत्यु होती है, तो उसके लिए याद में तो वो जीते हैं, उनकी याद को सम्मानित करते हैं और उनकी वीरता और उनकी कई सारी कहानियों को वो जनता के बीच में प्रचारित और प्रसारित भी करते हैं। इसलिए उन्होंने कई सारी किताबें भी छापी है, जो कि भारत के अंदर माओवादियों के जो लोग मारे जाते हैं उनको शहीद मानते हुए उनकी जीवनियों को ये प्रकाशित करते हैं, और ऐसी बहुत सारी किताबें इन्होंने प्रकाशित भी किया है। कहा जाता है कि भारत के लगभग 15-20 साल 25 साल के इतिहास में जो सीपीआई माओवादी का इतिहास रहा है, लगभग 14,000 माओवादी मारे जा चुके हैं। अब ये तो सवाल है कि किस तरह से संघर्ष चल रहा है, और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार और माओवादियों के बीच में ठनी हुई है, दोनों ही एक दूसरे को रिप्लेस करना चाहती है, और इस क्रम में जो लोग मारे जाते हैं वे शहीद कहलाते हैं, चाहे वो मारे जाने वाले जनता सरकार माओवादियों के लोग हों या फिर भारत सरकार के अंदर से मारे जाने वाले सुरक्षा बल हों, जो कि मारे जाते हैं इस दरमियान में, इस संघर्ष के बीच में। कुछ अधिकारी, जो पुलिस अधिकारी हैं, वो बताते हैं कि भारत सरकार मुर्गा लड़ा रही है और हम जैसे सिपाहियों की बलि चढ़ा रही है। माओवादी भी कुछ इसी तरह से मिलता जुलता बात कहते हैं और बताते हैं कि वो पुलिस को मारना नहीं चाहते हैं, लेकिन पुलिस उनको मारने के लिए आती है, जनता पर जुल्म करने आती है, अपने खलीशाह मालिकों की सेवा के लिए वो आते हैं और इसलिए वे मारे जाते हैं। बहरहाल जो भी है, भारत सरकार अपने शहीदों को तो याद नहीं करती है, लेकिन माओवादी अपने शहीदों को पूरी तरह से याद करते हैं, उनको जीते हैं, उनके लिए स्मृतियां बनाते हैं, उनके लिए स्मारक तैयार करते हैं, और भारत सरकार उन स्मारकों को ढूंढ ढूंढ कर तोड़ने की कोशिश करती है। इसी क्रम में हिडमा का भी स्मारक बनाया गया था, हिडमा के द्वारा बनाया गया था, उसको तोड़ दिया गया। बहुत सारे नेताओं का स्मारक था, उन सबको भारत की पुलिस ने ढा दिया, तोड़ दिया, नष्ट कर दिया, क्योंकि भारत सरकार नहीं चाहती है कि लोगों की स्मृति में कहीं से भी माओवादियों का कोई जिक्र हो। और ये ऐतिहासिक तथ्य है कि भारत सरकार हर उस चीज को मिटाने की कोशिश करती है, पूरे इतिहास को मिटाने की कोशिश करती है जो इतिहास के पन्नों में कभी लिखा जा चुका था। जैसे कि आप मुगल की बात कर लेते हैं या उनकी बात कर लेते हैं, तो वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन यहाँ तक कि भगत सिंह के भी इतिहास को विकृत करने की कोशिश की जाती है कई बार।
और कई बार चंद्रशेखर आजाद के बहाने भी लोगों पर हमले करने की बात कही जाती है। इसी देश में लेनिन की स्मृतियां मूर्तियों को तोड़ा जाता है। इसी देश में भारत सरकार के अंदर बनाया गया अंबेडकर की मूर्तियों को भी कहा जाता है। इसी सरकार के अंदर, भारत सरकार के अंदर गौर संस्कृतियां की भी मूर्ति तोड़ी जाती है, जो भारत के बहुत बड़े विद्वान और सम्मानित माने जाते रहे हैं आम लोगों के बीच में। तो भारत सरकार का ये प्रक्रिया चलता रहता है। वो देश के शहीदों को खत्म करने की कोशिश करते रहते हैं, उनकी स्मृति बनाने की कोशिश करते रहते हैं। वहीं सीपीआई माओवादी अपने शहीदों को याद करने के लिए दिन रात एक करते हैं। अपने खास करके इस शहीदी सप्ताह के दौरान, जो कि 28 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक का अवधि होता है, मतलब एक सप्ताह 7 दिन का। तो ये शहीदी सप्ताह का पूरा लगभग छोटा मैंने आपको बताया। लेकिन इसमें ट्विस्ट तब आता है जब 26 में, जब 28 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक का अवधि बीत जाता है और माओवादी की तरफ से इस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आ पाती है। यहां तक कि सीपीआई माओवादी की एनसीसी कमेटी जो इन दिनों सक्रिय है, उसके तरफ से भी 28 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त की अवधि को याद नहीं किया जा सका है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन यह तल्ख हकीकत है कि इस तरह की खबरें अभी तक नहीं आई है हम पत्रकारों के पास, जो कि यह बताया कि माओवादी ने 28 जुलाई 26 का जो शहीदी सप्ताह है, 28 जुलाई से 2 अगस्त तक बीच होता है, इसमें किसी तरह का कोई चीज उन्होंने किया हो, उनको याद किया हो। हालांकि ढके छुपे तरीके से कहीं याद कर रहे हो तो वो अलग बात है, लेकिन सामूहिक समाचार में ये खबरें नहीं आ पाई है। इसके पीछे बताया जाता है कि अमित शाह ने जिस तरह से भारत के अंदर सक्रिय सीपीआई माओवादी को पूरी तरह से तोड़ने का काम किया है, नष्ट भ्रष्ट करने का काम किया है, उसके ही पार्टियों के गद्दारों को मिला करके उस पर भयानक हमला किया, नेताओं की हत्या किया है, उसके बहुत बड़े हिस्से को सरेंडर करवाया है। और इसमें उस गद्दारों की भूमिका रही है जो कि सीपीआई माओवादी के अंदर काम करते रहे हैं। जैसे वेणुगोपाल राव, रुपेश, बलराज, या फिर अभी और बहुत सारे लोग का नाम आता है। जो भी हालात हो, हालात माओवादियों के पक्ष में नहीं है, लेकिन माओवादी के एक समर्थक बता रहे थे, या फिर यूं कहें कि पूर्व माओवादी बता रहे थे कि माओवादी फिर से उठ खड़े होंगे, भले ही वक्त लगे। माओवादी के इतिहास में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई। तेलंगाना का आंदोलन हुआ जो सीपीआई ने शुरू किया था, और उसको भी मात्र 5-7 साल में खत्म कर दिया गया। चुनाव के जरिए ले आकर के नेहरू की गवर्नमेंट उस वक्त थी 52 ईस्वी में, वो चले आते हैं चुनाव में, और इस तरह से तेलंगाना के पूरे सशस्त्र मूवमेंट को वो सरेंडर कराते हैं। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि माओवादियों के जो लीडरान है, उसके अंदर ही ऐसे लोग होते हैं, पैदा हो जाते हैं, चाहे जिसके कारण भी हो, जो कि खुद माओवादी पार्टी पर या फिर जनता के संघर्ष पर हमला करते हैं और दुश्मन से मिल करके उसको तहस नहस करने का काम करते हैं। इस बार भी माओवादियों के साथ यही हुआ है। माओवादियों के एक बड़े छोटे से घरे को अमित शाह ने अपने मिला लिया, जो बड़े लीडरान थे, जिसमें कि आपको मनोज वेणुगोपाल राव का नाम बताया आपको, इसके पहले प्रभात गांधी का भी नाम सामने आ रहा था। ये तमाम लोगों को माओवादियों ने हल्की निकाल बाहर जरूर किया, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुका था, जिस कारण की माओवादी का पूरा जो हालात था वो उनके विपरीत हो गया और बद से बदतर बनता चला गया। हालांकि ये भी तथ्य है कि माओवादी खत्म नहीं हुए, अमित शाह का दावा था। माओवादी आज भी अपने इलाकों में काम कर रहे हैं, चाहे वो ढंढकायन का इलाका हो या फिर झारखंड का इलाका हो। बहरहाल अभी जो एक खबरें आई थी जिसमें कि मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी हुई थी, माना जाता है कि माओवादियों की दूसरी पीढ़ी का लगभग अंत हो गया है। मिसिर बेसरा के गिरफ्तारी के बाद नेतृत्व के सवाल मसला पर बात हम कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर हैं वो लोग, काम कर रहे हैं, लेकिन शहीदी सप्ताह मनाने की वो कोशिश मैंने उनसे सफल नहीं हो पाया है। इस बात को यह माना जा सकता है इन दिनों के दरमियान में। हालांकि पुलिस काफी अलर्ट रही थी और छोटी सी सूचना पर भी वो कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, लेकिन माओवादी की तरफ से ऐसी किसी तरह की खबरें नहीं आई
कि माओवादियों ने कहीं पर भी शहीदी सप्ताह मनाने का प्रयास किया हो या फिर उन्होंने इसकी घोषणा की हो। तो ये शहीदी सप्ताह का स्थिति था। इस प्रक्रिया में लेकिन कुछ घटनाएं इस तरह से सामने आई है जिसमें कि ये कहा जा सकता है कि माओवादियों ने कोशिश जरूर की है। सफलता मिली ना मिली वो दूसरी जगह है, लेकिन उन्होंने कोशिश जरूर किया था। झारखंड में सरकार काफी अलर्ट थी और उन्होंने पूरे निगरानी को मजबूती से अंजाम दिया था, जिसमें कि थाना, पुलिस पिकेट, सुरक्षा कैंप, सीआरपीएफ कैंप, ब्लॉक, अंचल अनुमंडल, जिला कार्यालय, बैंक और वित्तीय संस्थान, वन विभाग के कार्यालय और गोदाम, मोबाइल टावर, कोल साइडिंग, कोयला डिपो, कोयला डंप, खनन क्षेत्र, रेलवे ट्रैक, रेलवे स्टेशन, पुल पुलिया, राष्ट्रीय एवं राजमार्ग, एनएच वगैरह प्रमुख हाट बाजार पर तक निगरानी उन्होंने रखा था कि अगर किसी तरह की सूचना होती है तो माओवादियों को धर दबोचा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह कहीं खबरें नहीं आई है कि शहीदी सप्ताह मनाने की घोषणा को माओवादी इस साल ये पहली बार है जब इन्होंने अंजाम दिया था। कहा जाता है कि सीपीआई माओवादी की स्थापना 2004 ईस्वी में हुई थी और इसी के साथ सीपीआई माओवादी ने अपना एक नया विंग का भी लॉन्च किया था। उस विंग को कहते थे पीएलजीए, पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। इससे पहले जो सीपीआई में पीपुल्स वार था, जो कि सीपीआई माओवादी का एक बड़ा हिस्सा था, उसने पीएलए का निर्माण किया था। लेकिन बाद में लगता है कि उन्होंने कुछ बहसें किया और मर्जर के दरमियान में ही उन्होंने पीएलए को पीएलजीए के नाम से संबोधित किया या उसको इस तरह से एक ग्रेड नीचे कर दिया उन्होंने। शायद पीएलए के लायक की स्थिति नहीं होने का हवाला देकर के इसको एक ग्रेड नीचे किया गया था, पीएलजीए, पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। तो इस लड़ाई में जो भी लड़ाई होता है, उस लड़ाई में जो प्रमुख शहादतें होती है लड़ाई दरमियान, वो पीएलजीए के लोग होते हैं। पीएलजीए मतलब पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, यानी उसका फौजी विंग जो कि माओवादियों के हर लड़ाई को नेतृत्व करता है। या युग है माओवादियों की जो जनता सरकार है उसकी पीछे की जो मूल रीढ़ की हड्डी है, लड़ाकू दस्ता है, वो पीएलजीए है। इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, कहीं बात मौका मिलेगा तो इस पर भी हम लोग बात करने का कोशिश करेंगे कि किस तरह से पीएलजीए का स्ट्रक्चर है और किस तरह से पूरे भारत में सीपीआई माओवादी ने पीएलजीए के स्ट्रक्चर को खड़ा किया था। बहरहाल ये हालात है बदलते वक्त के साथ, जिस तरह से माओवादियों के अंदर बड़े बड़े गद्दार पैदा हुए और पूरे भारत से माओवादियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। और जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, भारत के माओवादियों की हर गतिविधि पर न केवल भारत सरकार की निगाह है, बल्कि उनकी हर गतिविधि पर दुनिया के तमाम मजदूरों, किसानों और दुनिया के तमाम देश के जो भी प्रगतिशील लोग हैं उनकी भी कड़ी निगाह रहती है। वो इनसे सीखते हैं या उनके प्रति अपनी संवेदनाएं समय समय पर व्यक्त करते हैं रहते हैं। पिछले दिनों ही ऑपरेशन कागार के दौरान जो भी शहादतें हो रही थी, चाहे बासरराज की शहादत हो या फिर हिडमा या उनके जैसे बहुत सारे लोगों की शहादत हुई हो, उस पूरे प्रकरण को लेकर के पूरी दुनिया के मजदूरों ने चिंता जताई थी और विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें कि इटली रहा है, इंग्लैंड रहा है, आपको ब्रुसेल्स रहा है और भी बहुत सारे देश रहे हैं। तुर्की के भी लोग ने इसका विरोध किया था ऑपरेशन कागार के अभियान का, जो भारत सरकार माओवादियों को खत्म करने के नाम पर चला रही है। लेकिन ये पहली बार है जब से पीएलजीए की स्थापना हुई है या युग है 28 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक का जो शहीदी सप्ताह है, इसकी स्थापना मतलब इसी घोषणा होने के बाद से यह पहली बार है जबकि सीपीआई माओवादी के किसी भी विंग ने शहीदी सप्ताह को नहीं मनाया। इसी से दिखाया जा सकता है कि लोगों के अंदर क्या हालात है और माओवादी आज के हालात में इस परिस्थिति में है। हालांकि एक जानकार बताते हैं कि माओवादियों की रणनीति भी है और किसी की अपनी शक्तियों को बचाया जाए, शक्तियों को बटोरा जाए और इस शहीदी सप्ताह जैसे एक अंजाम के नाम पर हम केवल नाम बताने के लिए या नाम कमाने के लिए या कुछ जाहिर करने के लिए हम अपने साथियों को नहीं खोना चाहते, ऐसी भी खबरें आ रही है। बहरहाल शहीदी सप्ताह माओवादियों की साल फीका रहा, न केवल झारखंड में बल्कि दंडकारण्य में भी और पूरे भारत के अंदर में भी। इसको आप किस रूप में देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।
चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।